हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम। देखिए, हमने 2 किताबें कंप्लीट कर ली है और हिस्ट्री की अब हम तीसरी किताब में प्रवेश करते हैं। थर्ड किताब जो हमारा आधुनिक भारत है और इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं। सबसे पहली जो हमारी क्लास रहेगी, इसमें परीक्षा में छपने वाले, डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले हम 50 प्रश्न जो है वो चारों चैप्टर के ले रहे हैं। तो उनका अभ्यास कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से, और आपको इसे अच्छी तरह से समझ लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने सभी चैप्टर से लिए हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक एक प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न आपके साथ लिखा हुआ है, गांधी जी से लिया हुआ है, क्योंकि गांधी जी का प्रश्न एक परीक्षा में अवश्य आएगा। प्रश्न ये है दोस्तों कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब और कहां से शुरू की थी। दोस्तों याद रखना कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से गांधी जी ने अपनी ये दांडी मार्च शुरू की थी। इसमें टोटल गांधी जी के साथ 78 अनुयायी थे गांधी जी के, और इन अनुयायियों को लेकर के गांधी जी जो है वो 6 अप्रैल को गांधी जी जो है वो दांडी पहुंचे थे, जो गुजरात के समुद्र तट के किनारे, जहां पर पहुंच करके गांधी जी ने नमक बनाया था अपने हाथ से और नमक कानून को तोड़ा था। इसे नमक आंदोलन भी कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट देखो, दूसरा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण बिल्कुल पूछा जाता है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए क्लास है। आपको याद रखना है कि जो एनफील्ड राइफलें थी, उन एनफील्ड राइफलों में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो होता था, ऐसी बात जब फैली तो सैनिकों ने, हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने अपने धर्म का उल्लंघन माना इसे, और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात मान करके, और इन्होंने जो है वो विद्रोह कर दिया। और आपको याद होगा कि सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था, है ना। मेरठ की छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, और 11 मई को जो है दोस्तों ये सैनिक जो है वो दिल्ली पहुंच गए थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्तंभरारी बंदोबस्त, इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, कि कब और किसने लागू किया था। दोस्तों ये एक राजस्व व्यवस्था थी, और इसे 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और ये सीधा जो है वो जमींदारों के साथ समझौता था। जमींदारों को जो राजस्व की राशि होती थी वो किसानों से कलेक्ट करके जमींदारों को जो है वो अंग्रेजों को चुकानी होती थी। और इसमें एक सूर्यास्त का नियम होता है दोस्तों, ध्यान रखना। सूर्यास्त का नियम जो है वो परीक्षा में आ सकता है। सूर्यास्त नियम क्या होता था कि एक निर्धारित दिवस को सूर्यास्त होने तक अगर कोई जमींदार ये राशि अंग्रेजों को जमा नहीं करवाता था, जो धनराशि होती थी वो, तो उस जमींदार की जो जागीर होती थी उसे नीलाम कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया था। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। यही राजेंद्र प्रसाद जब देश आज़ाद हुआ तो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और दोस्तों तीसरी बैठक जो है संविधान सभा की वो 13 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी, और इस दिन जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि दामिन ए को क्या था। दोस्तों याद रखना कि जो राजमहल की पहाड़ियां थी, यहाँ पर पहाड़िया जनजाति के लोग निवास करते थे। इन राजमहल की पहाड़ियों में संथालों को बसाने के लिए अंग्रेजों ने उन पहाड़िया लोगों की जो भूमि थी उसका सीमांकन किया था, और सीमांकन करके संथालों को बसाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा उस जमीन का एक विशाल क्षेत्र का सीमांकन किया गया था। इसे दामिन ई को कहते हैं। तो वहां पर फिर इन संथालों को जो है वो बसाया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला कि 1857 की क्रांति में
अवध लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ से जो है वो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था और इन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कद्र को यहाँ का जो है वो उत्तराधिकारी नियुक्त इन्होंने किया था। और आपको याद होगा 1856 में जो है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था कुशासन का आरोप लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वां प्रश्न, करो या मरो, डू और डाई का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? दोस्तों याद होगा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। मुंबई से शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको जो है वो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया था और संविधान का मसौदा जो है वो पूरा तैयार किया। पूरा संविधान के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यास्त कानून, अभी हमने बात करी थी आपको याद हो, सूर्यास्त कानून सनसेट लॉ क्या था? तो दोस्तों याद रखना कि यदि जमींदार निश्चित तारीख के सूर्यास्त तक अपना टैक्स नहीं चुकाता था तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। यह इस्तमरारी बंदोबस्त में था। इस्तमरारी बंदोबस्त जो बंगाल में लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस में, उसमें एक नियम था कि सूर्यास्त तक, एक निर्धारित दिवस को सूर्यास्त तक उसे यह धनराशि जमा करानी पड़ती थी। अगला क्वेश्चन है कि चोरी चोरा की घटना कब हुई और इसका परिणाम क्या हुआ था? तो आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में चलाया था। उसमें शर्त यह थी, गांधी जी ने कहा था भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 1922 में यूपी के गोरखपुर में हिंसा हो गई जहां पर एक पुलिस थाने को घेर करके भीड़ ने उसमें आग लगा दी थी। तो इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सहायक संधि किसने और कब शुरू की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, जो देशी रियासतों के साथ अंग्रेजों की यह संधि हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? दोस्तों याद रखना 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है वो भारतीय संविधान को बनने में लगा था। टोटल समय तकरीबन 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो 1855-56 में संथालों ने विद्रोह कर दिया था। ये वही संथाल थे जिनको पहाड़िया लोगों की भूमि का सीमांकन करके, जिसे दामिन इको कहा जाता है, सीमांकन करके इनको वहां पर बसाया था। और बाद में फिर इन्हीं संथाल लोगों ने वहां के जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ 1855-56 में विद्रोह कर दिया था, जिसके नेता थे सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भाई 1857 का विद्रोह बड़ी चतुराई से दबा दिया गया था। तो चतुराई का काम कैनिंग व्यक्ति ही कर सकता है। तो आपको याद रखना है, कनिंग होता है ना, कनिंग माने चालाक, तो ऐसे याद रखना लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग ने जो है वो 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट 1932 किन के बीच में हुआ था? भाई गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर साहब के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट आरक्षण की बात को लेकर के फिर एक समझौता हुआ था दोनों के बीच में। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? मैंने आपको बताया 13 दिसंबर की जो तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, उस संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारे जो उद्देश्य का है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इस प्रकार की जो प्रस्तावना है हमारी, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? ये क्रम से 5वीं थी, इसलिए इसका नाम 5वीं रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर की पूरी रिपोर्ट थी और 1813 में ये पेश की गई थी, ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह ने किसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया? जब 1857 का विद्रोह हुआ उससे पहले भारत पर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, उसको यहाँ का एकाधिकार प्राप्त था। लेकिन 57 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद पूरा सत्ता शासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था।
तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को जो है वो इसे विद्रोहियों ने अपना नेता बहादुर शाह जफर को घोषित किया था। फिर इस आंदोलन को दबा दिया गया, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और भारत की जो सत्ता अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सीधे चली गई थी। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों, याद रखना CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया था। देखो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। उसी दिन उसे अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। लेकिन 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों में लागू की गई थी। ये एक भू राजस्व की व्यवस्था थी जो मुंबई, दक्कन में, महाराष्ट्र और दक्कन क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था और इसमें जो टैक्स कलेक्शन होता था वो सीधे किसान ही जो है वो अंग्रेजों को जमा कराता था। नेक्स्ट 1857 की क्रांति में बिहार आरा से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों एक कुंवर सिंह थे, 80 वर्षीय एक जमींदार थे या यूं कह सकते हैं जागीरदार थे, जिन्होंने एक स्थानीय जमींदार थे जिन्होंने इसका नेतृत्व जो है वो आरा बिहार से किया था। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो आपको याद होगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में। पहले गोलमेज सम्मेलन में जब भारत की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी जी और इरविन के बीच में 1931 में 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था और उसके बाद गांधी जी जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि महाभारत शब्द का प्रयोग संविधान सभा में किस संदर्भ में किया गया है। तो विभिन्न गुटों के बीच अधिकारों को लेकर के होने वाली और लंबी और तीखी बहस को दर्शाने के लिए महाभारत शब्द का प्रयोग हुआ है। बंगाल में जोतदार कौन होते थे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान देना कि गांव के धनी किसान जो जमींदारों से अधिक शक्तिशाली हो गए थे, क्योंकि जमींदार तो शहरों में रहते थे और जो जोतदार होते थे वो उसी गांव में रहते थे, तो ये उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली थे, जमींदारों से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, इंपोर्टेंट प्रश्न है। BN राव जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। दोस्तों ये हमने फर्स्ट पार्ट में 25 प्रश्न 26 कर दिए हैं और बाकी बचे हुए जो प्रश्न है, क्योंकि 50 प्रश्नों की पूरी सीरीज है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप एक बार वीडियो को हाइप कर दीजिए, आपके पास हाइप का ऑप्शन है, आप जितना ज्यादा हाइप करेंगे मैं आपके लिए उतनी ही ज्यादा क्लास लाऊंगा और 4 चैप्टर बचे, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी चारों चैप्टर आपको क्लियर करके दे दूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए।